Dear viewers, myself Dr. P.K. Verma. Today I shall discuss the characters and classification of Aschelminthes, a phylum of worms more developed than the flatworms. Gevenbauer in 1851 at first used the name Nemathelminthes, but Groben in 1910 gave the name Aschelminthes for the roundworms. The name is very interesting because the shape is not round, although the name roundworm has been used. It is a group of many parasitic as well as free-living worms with great variations in anatomy and life cycle. So many scientists prefer to regard this phylum as superphylum. But we follow Hyman. She was a great lady and a master of animal science. She considered Aschelminthes as a phylum. Now let us study the characters one by one. तो इस राउंड वर्म में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि इसका नाम है राउंड वर्म। फ्लैट का उल्टा राउंड शब्द लिया गया तो फ्लैट वर्म से बन गया ये राउंड वर्म। बट दीज वर्म्स हैव सिलिंड्रिकल शेप। तो आप अगर देखेंगे इसे तो जैसे पेंसिल या कोई रस्सी लंबी तो लगती है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन गोल होता है, तो ऐसी रचना को सिलिंड्रिकल कहते हैं। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स with better developed mesoderm forming muscles and connective tissue. Mesoderm was developed in the Platyhelminthes also, but it was poorly developed. Muscles were formed circular, longitudinal, oblique, etc. And the connective tissue formed the mesenchyme, that is a primitive connective tissue. तो यहाँ मसल्स बेहतर डेवलप कर गए हैं। बेहतर होने का मतलब है कि इन मसल्स की मदद से इनका लोकोमोशन भी काफ़ी हद तक परफॉर्म किया जाता है। ये चल फिर सकते हैं, तैर सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी इनका बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। दे हैव ए बॉडी कैविटी नोन एज स्यूडोसिलोम। प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट था, उसमें किसी तरह का इंटरनल स्पेस नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें एक बॉडी कैविटी डेवलप किया। इस बॉडी कैविटी को हम लोग स्यूडोसिलोम यानी फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से नहीं बनता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय जब ब्लास्टुला बनता है तो उसके अंदर एक हॉलो कैविटी ब्लास्टोसील पाया जाता है। फिर इन्वेजिनेशन के द्वारा एंडोडर्म डिफ्रेंशिएट करता है और आर्केंटेरॉन नामक नई कैविटी का निर्माण होता है। इसी आर्केंटेरॉन से एलिमेंट्री कैनाल का भोजन नली का अंदर का कैविटी यानी ल्यूमेन बनता है और इसका वाल जो एंडोडर्म है वह एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल लाइनिंग बनता है।
तो जो पहले ब्लास्टोसील था वह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच सिमट जाता है और मीजेनकाइम यानी कि मेसोडर्म के द्वारा पूरी तरह से भर दिया जाता है। लेकिन इन एनिमल्स में यानी कि राउंड वर्म्स में यह पूरी तरह से भरता नहीं है, तो ब्लास्टोसील का अवशेष बचा हुआ रह जाता है। कुछ हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल को घेरते हुए रह जाता है जो फॉल्स बॉडी कैविटी या स्यूडोसीलोम का निर्माण करता है। बॉडी अनसेगमेंटेड है। एपिडर्म के सेल्स आपस में जुटकर एक सिंसीशियल लेयर बनाते हैं जो पेलिकल का काम करता है। यह ट्रू पेलिकल नहीं है क्योंकि यह एपिडर्म के सिक्रीशन से नहीं बन रहा है। द एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड एंड स्ट्रेट फ्रॉम माउथ टू एनस, बट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लैकिंग। तो अभी मैंने कहा कि इनवेजिनेशन के थ्रू जो गैस्ट्रुला स्टेज में आर्केंटेरॉन बनता है उससे एलिमेंट्री कैनाल बनता है। इसमें ब्लास्टोपोर के तरफ माउथ और आर्केंटेरॉन लंबा होते होते पिछले हिस्से में एनस के रूप में खुलता है। तो यह लंबी सीधी नली के रूप में एलिमेंट्री कैनाल विकसित होता है। लेकिन अभी डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं वे वेल डेवलप्ड नहीं हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इनमें अलग से नहीं निर्मित हुए हैं। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर स्टिल लैकिंग। प्लेटीहेलमिन्थेस में भी और एस्केलमिन्थेस में भी, इन दोनों में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट हो सकता है या अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और एनस नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें स्टमक इंटेस्टाइन मिलकर एक हो जाता है और एनस का भी निर्माण होता है। तो एक सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, एलिमेंट्री कैनाल अधिक विकसित हो गया। द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स लाइक एस्केरिस एंड एंसाइलोस्टोमा have anaerobic respiration, but the others living in blood, lymph or freely in water may absorb oxygen from the general body surface, that is tegument. जो इंटेस्टाइन में रहने वाले पैरासाइट हैं, चाहे वह कॉमन राउंड वर्म हो, पिन वर्म हो या हुक वर्म हो, इन सभी में मीडियम है एनॉक्सिक यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो ब्लड या लिम्फ में रहते हैं उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल सकता है। और कुछ वर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसके कुछ क्लासेज ऐसे हैं जिसके मेंबर्स फ्रीली पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में तो कुछ सी वाटर में। अधिकांश पानी के नीचे सतह पर जमे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट के बीच या एक्वेटिक वीड्स जो प्लांट अंदर में डेवलप करते हैं उसके बीच पाए जाते हैं। तो वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए ये अपने इंटेगुमेंट के द्वारा, अपने एपिडर्म के द्वारा गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं यानी ऑक्सीजन ले सकते हैं। दे हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेड ऑफ 4 to 5 rennet cells. These cells fuse to form H-shaped structure which opens ventrally just behind mouth. इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मात्र 4-5 रेनेट सेल के आपस में जुटकर सिंसिलियम होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखने में यह एच आकार का लगता है,
लेकिन अंदर की कैविटी इंट्रासेलुलर है, क्योंकि यह पूरा का पूरा नलीनुमा रचना एक ही सेल के रूप में दिखाई पड़ता है। उसमें जितने न्यूक्लियस तैरते हुए मिलेंगे उतने सेल्स आपस में जुटे हुए थे, तो यह इंट्रासेलुलर सिस्टम बनता है। और इसका ओपनिंग आगे की ओर होता है, माउथ से थोड़ा पहले नीचे की ओर। अधिकांश एनिमल में एक्सक्रीटरी पोर एकदम पिछले हिस्से में पाया जाता है। They have no head and sense organ, though there is a nervous system made of ganglia, nerve ring and nerve cord. अलग से हेड तो नहीं है, लेकिन आगे फेरिंजियल रीजन में कुछ गैंग्लिया हैं, उनसे नर्व कॉर्ड्स निकलकर बड़ी लेंथ में फैल जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम अभी भी प्रिमिटिव है, फ्लैटवर्म की तरह ही। और सेंस ऑर्गन्स के रूप में सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, जो सिलिएटेड पिट्स यानी गड्ढे, उसमें सेंसरी सिलिएटेड सेल्स होंगे। पैपिला यानी उभार जैसी रचना, माउथ में लिप्स के अराउंड एम्फिड्स और एनस के चारों ओर फास्मिड नाम की रचनाएं मिलती है। ये अधिकांश केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव सेल्स हैं। इन सम फ्री लिविंग वर्म्स, आई स्पॉट्स ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टेड। फ्री लिविंग वर्म अधिकांश बहुत ही माइन्यूट होते हैं, हार्डली 1 मिलीमीटर लेंथ, तो उनको भी ऑब्जर्व करके देखा गया है। तो आई स्पॉट्स तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निश्चित प्रकार का आँख बना हुआ समझ में नहीं आता है। शायद ये फोटोसेंसरी सेल्स का समूह है, फोटो रिसेप्टर है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल और डायसियस। मेल फीमेल अलग अलग है, इसलिए मेल और फीमेल दोनों के मिलने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संभावना है। और थोड़ा यूनिक है, द मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स इन लेंथ and there may be morphological difference between male and female. इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। मेल लंबाई में फीमेल की अपेक्षा थोड़ा कम है। अधिकांश एनिमल में मेल का पोस्टेरियर पार्ट कर्व्ड मिलता है, जो आगे हम लोग एस्केरिस या फाइलेरिया वर्म पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग उनका फोटोग्राफ या फिगर्स देखेंगे। तो मेल को फीमेल से या फीमेल को मेल से डिफ्रेंशिएट करके पहचानना आसान है। द मेल्स हैव ए सिंगल ट्यूबुलर टेस्टिस। इनमें गोनेट्स ट्यूबुलर होते हैं। तो एक अकेला ट्यूबुलर टेस्टिस है, in which sperms are formed only in its terminal part. नली का जो अंतिम छोर बॉडी के अंदर है, बंद जगह, तो उस अंतिम छोर के हिस्से में स्पर्म का निर्माण होता है और बाकी हिस्सा स्पर्म डक्ट का काम करता है। तो अगर एक कॉमन नली जिसका लोअर पार्ट पूरा का पूरा स्पर्म डक्ट हो और उसके अपेक्स पर, छोर पर, शीर्ष पर गोनेड हो, वहाँ पर गैमीट्स बन रहे हों, तो ऐसे गोनेड को टीलोजेनिक कहा जाता है। तो टेस्टिस है टीलोजेनिक और टेस्टिस की संख्या एक ही है। आप फैसियोला हिपैटिका पढ़े हैं, उसमें 2 टेस्टेज हैं और ओवरी एक। यहाँ पर मेल में टेस्टिस एक है और फीमेल में द फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ ट्यूबुलर ओवरीज। द गैमिट्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द टर्मिनल पार्ट एंड द रेस्ट पार्ट एक्ट एज ओविडक्ट।
तो फीमेल में एक जोड़ा है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका अपेक्स ओवरी का काम करता है, यानी यह भी टीलोजेनिक है, और बाकी हिस्सा ओविडक्ट का काम करता है। ये ओविडक्ट्स बाहर के तरफ जुटकर पहले यूटेरस और फिर वेजाइना बनाते हैं, और वेजाइना बाहर सिंगल जेनाइटल एपर्चर के रूप में, फीमेल जेनाइटल एपर्चर के रूप में खुलता है। In testis and ovaries, there is a rachis around which germinal epithelium is present to form sperms or ova. आपको अगर कोई फोटोग्राफ मिल जाए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू टेस्टिस एंड ओवरी, तो आप क्या देखिएगा कि उसके सेंटर में एक रेकिस बना है जिसके अराउंड जर्मिनल एपिथेलियम है, और उससे स्पर्म या ओवा का निर्माण होता है। यह अपने आप में थोड़ा यूनिक है, विचित्र है, क्योंकि जो बाहरी लाइनिंग होता है मेसोडर्म का, आमतौर से गैमेटोजेनेसिस एपिथेलियल सेल जो बाहरी सतह पर होते हैं उससे अंदर के तरफ सेल डिवीजन से होते रहता है। यहाँ ये रेकिस के आउटर सरफेस पर जो एपिथेलियम डेवलप करता है उससे गैमीट का निर्माण होता है। अब स्पर्म यूनिक है टेललेस और अमीबॉइड, वेयर एज ओवा कंटेन्स सफिशिएंट योक और लेसिथिन टू सप्लाई न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ओवम सामान्य ओवम है, उसमें पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए योक या लेसिथिन जमा होता है सफिशिएंट अमाउंट में। आप मेसोलेसिथल ही मानेंगे इसे, लेकिन स्पर्म है अमीबॉइड। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यह स्पर्म पूरे के पूरे जुट जाता है, इसका कोई भी हिस्सा बाहर बर्बाद होता नहीं है, दोनों सेल मिल करके कंप्लीटली एक हो जाते हैं। फीमेल वर्म्स of most species secrete a protective shell around the ova and they lay large number of eggs. तो ये ओविपेरस हैं, अंडा देने वाले। अंडे की सुरक्षा के लिए अधिकांश स्पेसीज में जायगोट के चारों ओर एक खोल बन जाता है, एग शेल बन जाता है। लेकिन फाइलेरिया वर्म प्रोड्यूसेज लार्वा, तो फाइलेरिया वर्म को ओवोविविपेरस कहते हैं। ओविपेरस का मतलब हुआ अंडा देने वाला, विविपेरस का मतलब हुआ बच्चे को जन्म देने वाला। अगर लार्वा को जन्म दे तो उसके बीच की अवस्था हुई न तो ओविपोरस पैरस न तो विविपेरस, तो इसको नाम दिया गया ओवोविविपेरस। द लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व 1 और 2 होस्ट। जो पैरासाइटिक वर्म है उनके लाइफ साइकिल में कभी एक होस्ट तो कभी 2 होस्ट होते हैं, लेकिन फ्री लिविंग वर्म में ये होस्ट वाली बात नहीं होती है। कई सारे क्लासेज हैं जिसमें फ्री लिविंग वर्म है, तो वहाँ मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक जैसे टर्म का उपयोग नहीं होगा। There are 5 separate groups of pseudocoelomate roundworms. ऐसे तो आप खोजिएगा 8 या 9 तरह के राउंडवर्म्स की चर्चा हुई है, लेकिन इनमें से 5 महत्वपूर्ण हैं जिन्हें क्रमशः रोटिफर्स, गैस्ट्रोट्रिका, काइनोरिंका, निमेटोमॉर्फा और नीमाटोडा नाम से आप जानते हैं। इनमें नीमाटोडा सबसे अधिक संख्या में है और प्रमुखता से लोग इसी की पढ़ाई करते हैं। अब पहले हम लोग एक एक करके इन चारों क्लासेज की बात करें, फिर निमाटोडा को थोड़ा विस्तार से देखेंगे,
क्योंकि इस निमाटोडा के दो वर्म्स अधिकांश यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स में हैं, कॉमन राउंड वर्म और फाइलेरिया, कहीं कहीं पिन वर्म और हुक वर्म यानी एंटेरोबियस और एनसाइलोस्टोमा भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रोटीफर्स को देखें। रोटीफर्स आर माइक्रोस्कोपिक aquatic animals found in many freshwater environment and in moist soil, where they inhabit the thin film of water that are formed around soil particles. ये तालाबों में, झील में, गड्ढों में पलने वाले माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ये भींगी मिट्टी में भी मिट्टी के कणों के चारों ओर जो पानी का पतला सा फिल्म रहता है, बस उतने से मॉइस्चर में ये लिपट कर पार्टिकल्स के चारों ओर जीवित रह सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, कितना बड़ा? मोस्ट स्पेसीज ऑफ रोटीफर्स आर अबाउट 200 to 500 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग। 200 से 500 माइक्रोमीटर यानी आधा मिलीमीटर या 1/4 मिलीमीटर साइज है इनका लेंथ में, लंबाई में, इसलिए खुली आंख से देखना मुश्किल है। However, a few species such as Rotaria neptunia may be longer than a millimeter. एक्सेप्शन भी है, तो कितना लंबा? 1 मिलीमीटर से अधिक। तो यह कोई बहुत बड़ा वर्म नहीं है और इसकी खोज हाल ही में 1999 में ओरस्टेन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। The name rotifer is derived from the Latin word meaning wheel bearer due to the crown of cilia around the mouth of rotifer. इनके माउथ के चारों ओर सिलिएटेड सेल्स का घेरा होता है, यानी सिलिया का क्राउन होता है और वे हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए व्हील यानी चक्र, बियरर यानी रखने वाला, ढोने वाला, तो इसके माउथ के चारों ओर एक चक्र बना हुआ है, तो इसका नाम पड़ा व्हील बियरर, जिसको लैटिन भाषा में रोटीफर कहा गया। द जनरल बॉडी प्लान ऑफ रोटीफर्स कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक रीजन्स: हेड, नेक, ट्रंक एंड फुट। 4 पार्ट में बॉडी बटा हुआ है: हेड पार्ट, नेक पार्ट, ट्रंक या बॉडी पार्ट और अंत में एक फुट। द बॉडी ऑफ रोटीफर इज एक्सटर्नली बट नॉट इंटरनली सेगमेंटेड। एस्केलमेंथिस में सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से ठीक से फोकस करके आप देखिएगा तो एपिडर्म पर हल्का हल्का लाइंस लगेगा, दिखाई पड़ेगा, तो आपको धोखा होगा कि ये सेगमेंटेड हैं, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर देखने पर पता चलता है कि ये सुपरफिशियल है, अंदर से बॉडी डिवाइडेड नहीं है। द बॉडी विथ ए सेमी फ्लेक्सिबल, एक्सटेंडेबल एंड ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल है लेकिन हार्ड नहीं है, वो थोड़ा लंबा छोटा हो सकता है, फैलने सिकुड़ने का उसमें गुण पाया जाता है। द फुट कंटेन्स ए सीमेंट ग्लैंड। सीमेंट चिपकाने वाले पदार्थ को कहते हैं, विथ विच द रोटीफर्स में अटैच इटसेल्फ टू ऑब्जेक्ट्स इन वाटर एंड शिफ्ट फुट एट इट्स लीजर। किसी पत्थर, चट्टान, किसी प्लांट के लीफ, स्टेम, इस पर ये चिपकते हैं अपने फुट रीजन्स के द्वारा। वहाँ सीमेंट ग्लैंड है जो कुछ स्टिकी सब्सटेंस निकालता है, लेकिन जब भी ये चाहते हैं तो
तो अपना फुट हटाकर दूसरी जगह चिपका सकते हैं, यानी आराम से ये मूव कर सकते हैं। द डाइट ऑफ रोटिफर्स मस्ट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज यूनिसेलुलर एल्गी एंड अदर फाइटोप्लैंक्टन। तो ये तालाब के नीचे जमे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट के बीच पाए जाते हैं, जहां ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खा सकते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर एल्गी और दूसरे फाइटोप्लैंक्टन्स को भी खा सकते हैं, जिसमें इनके माउथ के चारों ओर का सिलिएटेड व्हील हेल्प करता है। द फूड इज ग्राउंड बाय द ट्रॉफी। ये जबड़े जैसी जौ जैसी रचना माउथ में नहीं है, उसके पीछे, माउथ के पीछे फेरिंग्स रीजन में है। फूड इज ग्राउंड बाय द ट्रॉफी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द माउथ इन द फेरिंग्स। सम स्पीसीज कंसिस्ट ओनली ऑफ फीमेल्स दैट प्रोड्यूस देयर डाउटर्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। That is a type of reproduction called parthenogenesis is found in them. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें मेल रेयर है, लेकिन एग्स बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली डेवलप करके संतान बना सकते हैं। तो इस तरह से अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आमतौर से जहां मेल एकदम रेयर है, वहां एग में भी मायोसिस नहीं होता है, वह डायप्लॉइड रह जाता है, तो डायप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। और कई जगह ओवम नॉर्मल होता है, लेकिन किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन फेल कर गया, तो ऐसे ओवा हैप्लॉइड होते हैं, तो वह हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। द एग्स आर रिलीज्ड एंड हैच इन वाटर। ये अंडे पानी में रिलीज होते हैं, वहीं उनका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह है। द अदर स्पीसीज प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ एग्स दैट डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस। One kind forms females and the other kind develops into degenerate male that cannot even feed themselves. कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें दो तरह के एग हैं, एक एग से फीमेल बनती है तो दूसरे एग से एक छोटा सा कमजोर सा मेल बनता है। यह पूरी तरह से विकसित भी नहीं है, यह अपना फूड भी नहीं लेता है, लेकिन यह रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। यानी कई जनरेशन तक पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा संतान उत्पन्न करते करते अचानक कुछ मेल बन जाते हैं, और फिर वह फर्टिलाइजेशन के थ्रू नया जनरेशन तैयार करते हैं, जो फिर पार्थेनोजेनेसिस करने लगेगी। इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस को, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के कई जनरेशन और फिर अचानक फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसको साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिए, ये मेल है भले डिजेनरेट, खाना भी नहीं खा रहा है, बट द मेल हैज लॉन्गर लाइफ स्पान। इसका फायदा ये होता है कि कई सारे फीमेल के साथ यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और एक नया जनरेशन तैयार कर सकता है, जिसमें जेनेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूत होगा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं कॉन्कोचिलस, सिनेंथेरिया, ये दोनों समूह में रहते हैं, कॉलोनियल हैं। एडिनेटा, लिपेडेलिया, ये समूह में नहीं रहते हैं, अलग अलग तैरते रहते हैं। ये रोटिफर का फोटोग्राफ है, दो अलग अलग स्पेसीज हैं। ये आगे आप देख सकते हैं गोल सा क्षेत्र है,
उसी गोल से हिस्से में माउथ बना हुआ है और चारों ओर से सिलिएटेड व्हील बना हुआ है, लेकिन इस फोटोग्राफ में इतना सूक्ष्मता से आपको सिलिया नहीं दिखलाया जा सका। इसमें टेल जैसी रचना है जिसके अपेक्स पर आप 2 भाग में बटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं। अब दूसरा क्लास है गैस्ट्रोट्री का। द गैस्ट्रोट्रिक्स कॉमनली रिफर टू हेयरी बेलीज और हेयरी बैक, यानी इसके बेली पर, पेट पर या बैक पर फाइन ब्रिसल्स बने होंगे जो हेयर्स की तरह दिख रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा हेयरी बेलीज और हेयरी बैक। आर ए ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक सीडोसिलोमेट एनिमल। इसका भी आकार देखिए 0.06 से लेकर 3 मिलीमीटर तक है, यानी रोटीफर से थोड़े बड़े हो सकते हैं ये, और ये देखने में वर्म जैसे ही होंगे। These are widely distributed and abundant in fresh water and marine environment. ये दोनों तरह के वाटर में है, फ्रेश वाटर में भी है और मैरीन वाटर में भी है, और लगभग हर देश में मिलते हैं। They are mostly benthic and live within periphyton, the layer of tiny organism and detritus that is found on the bed. समुद्र या नदी के अंदर, तालाबों के अंदर गहराई में जहाँ डेब्रिस जमा है, ऑर्गेनिक वेस्ट जमा है और कई तरह के प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हीं के बीच ये रहते हैं। वहाँ इन्हें फूड आसानी से मिल जाता है। Nearly 800 species of गैस्ट्रोट्रिक्स have been described, यानी अच्छी खासी संख्या में इन्हें देखा गया है। गैस्ट्रोट्रिक्स हैव ए सिंपल बॉडी प्लान विथ ए हेड रीजन with a brain and sensory organs and a trunk with a simple gut and the reproductive organs. इनका प्लान, बॉडी का जो बनावट है एकदम सिंपल है, हेड रीजन बन गया है, उसमें ब्रेन है, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी बन गए हैं। इसके अलावे ट्रंक है, भोजन नली एकदम सीधा सिंपल गट है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसा कि आमतौर से होता है, एक टेस्टिस और 2 ओवरी। दे हैव एडहेसिव ग्लैंड्स विथ व्हिच दे कैन एंकर देमसेल्फ टू द सबस्ट्रेट एंड सिलिया विथ व्हिच दे मूव अराउंड। इनमें चिपकने वाला, जैसे पहले हम लोग रोटीफर में सीमेंट ग्लैंड बोले थे, वैसे ही इसमें एडहेसिव ग्लैंड्स हैं जिसकी मदद से यह सबस्ट्रेट पर, सॉलिड ऑब्जेक्ट पर चिपक सकते हैं, और इनके इपिडर्म में सीलिया भी हैं जिसकी मदद से ये तैर सकते हैं। दे फीड ऑन डिट्राइटस, सकिंग अप ऑर्गेनिक पार्टिकल्स विद देयर मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स मस्कुलर है, जिससे कि एक सक्शन पंप, चूसक पंप की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी मदद से वह डिट्राइटस के अंदर से, सलते गलते ऑर्गेनिक पदार्थ के अंदर से ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को चूस कर खा सकता है। दे आर यूनिसेक्सुअल बट मेल इज रेयर। द मैरीन स्पेसीज प्रोड्यूसिंग एग्स which develop directly into miniature adult. इनमें मेल रेयर है, फीमेल ज़्यादातर है, और पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं। द फ्रेश वाटर स्पेसीज आर पार्थिनोजेनेटिक, प्रोड्यूसिंग अनफर्टिलाइज्ड एग्स। गैस्ट्रोट्रिक्स मैच्योर विथ ग्रेट रैपिडिटी एंड हैव लाइफ स्पान ऑफ ओनली ए फ्यू डेज। ये बड़ा अजीब बात है कि एग से ये बड़ी तेज़ी से विकसित होते हैं और मुश्किल से ए फ्यू डेज के जीवन में ही ये रिप्रोडक्शन करके फिर मर जाते हैं।
मैक्रोडेसिडा, टाइकोस्टोमेला इत्यादि प्रमुख गैस्ट्रोट्रिक्स हैं। सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल मिलेंगे। अब आप मैक्रोडेसिडा का फोटोग्राफ देखिए। यह अपने आप में एक अलग ही तरह का वर्म दिखाई पड़ता है। ये देखिए बॉडी के ऊपर ढेर सारे सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर टेल के पास ज़्यादा सीलिया दिख रहे हैं, बहुत महीन महीन, और हेड रीजन में या बॉडी के अन्य हिस्से में ये क्रमशः छोटे होते चले गए हैं। ये उसका आर्टिस्टिक डायग्राम है। यहाँ क्या लिखा गया? एंटेरोलैटरल ब्रेसिल्स और पोस्टेरोलैटरल ब्रेसिल्स। ब्रेसिल्स कांटेदार उभार के रूप में ये विकसित है। ब्रेन भी देखिए बड़े साइज का है, काफी विकसित लग रहा है। अब तीसरा क्लास है काइनोरिंका। काइनोरिंका इज ए फाइलम ऑफ स्मॉल मैरीन इनवर्टिब्रेट, यानी ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैरीन है। दैट आर वाइड स्प्रेड इन मड और सैंड एट ऑल डेप्थ, यानी छिछले समुद्र और गहरे समुद्र दोनों में यह सैंड बेड में या कीचड़ में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मड ड्रैगन्स। मड ड्रैगन इनका तथाकथित नाम है, सो कॉल्ड नेम है। ड्रैगन नाम का कई काल्पनिक और कुछ लिविंग एनिमल्स भी हैं। इनकी लंबाई 1 मिलीमीटर या उससे भी कम है, यानी ये भी माइक्रोस्कोपिक है। दे आर सुपरफिशियली सेगमेंटेड। यहाँ पर भी बाहर से ऊपर से देखने में सेगमेंट का पता चलेगा, लेकिन इंटरनली बॉडी के अंदर से कोई डिवीजन नहीं है। इनमें कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन नहीं है। बॉडी हेड, नेक और ट्रंक में विभाजित है। अब एक यूनिक कैरेक्टर है कि ट्रंक में 11 सेगमेंट्स होते हैं। यह सेगमेंट टर्म सुपरफिशियल है क्योंकि वास्तविक सेगमेंट एस्केलमेंथिस फाइलम में कहीं नहीं है, लेकिन इपिडर्म पर बनी हुई धारियों के कारण, ट्रांसवर्स ग्रूव्स के कारण इन्हें सेगमेंट नाम दिया गया। Unlike some similar invertebrates, they do not have external cilia, but instead have a number of spines along the body, plus up to 7 circles of spines around the head. हेड के चारों ओर 7 चक्र तक स्पाइन्स के बने हुए मिल सकते हैं, और बॉडी के ऊपर भी जगह जगह स्पाइन लगा हुआ है। ये स्पाइन इन्हें लोकोमोशन में मदद करते हैं। दीज स्पाइन्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन, withdrawing the head and pushing forward, then gripping the substrate with the spines while drawing up the body. ये हेड को लंबा कर लेते हैं, फिर उसे सिकुड़ा सकते हैं, इस तरह अपने आप को आगे की ओर पुश करते हैं, और इस समय ये स्पाइन सबस्ट्रेट पर, आधार पर फिक्स होकर इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। The body wall consists of thin syncytial layer which secretes a tough cuticle. यहाँ पर देखिए पेलिकल की जगह पर एक टफ क्यूटिकल का निर्माण हुआ, जबकि इपिडर्म सिंसिशियल है, पेलिकल की तरह ही है। दिस इज मोल्टेड सेवरल टाइम व्हाइल ग्रोइंग टू एडल्टहुड। अब चूंकि ये टफ क्यूटिकल है
तो जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, लार्वा का डेवलपमेंट होगा, तो उस समय यह टफ क्यूटिकल डेवलपमेंट को रोकेगा, इसलिए इसको तोड़कर हटाना पड़ता है। इस तरह अपने बॉडी के ऊपर से कवर को हटाना, छिलके को हटाना या केंचुल हटाना, ये मोल्टिंग कहलाता है। आप सब लोगों ने सांप के केंचुल देखे होंगे। सांप बार बार अपना एपिडर्मल स्केल हटा करके लंबा होता है और फिर धीरे धीरे स्केल नया बनकर कड़ा हो जाता है, फिर मोल्टिंग के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो ऐसे ही इनमें भी कई बार मोल्टिंग करना पड़ता है। द स्पाइन्स आर एसेंशियली मूवेबल extensions of the body wall and are hollow and covered by cuticle। ये स्पाइन, अंदर से स्पाइन खोखले हैं, वो बॉडी वॉल के एक्सटेंशन से बाहर की ओर आउट पुशिंग के कारण बनते हैं। और जैसे बॉडी का हर हिस्सा क्यूटिकल से ढका है, वैसे ही इस स्पाइन के भी सतह पर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। द हेड इज कंप्लीटली रिट्रैक्टेबल। हेड पार्ट को लंबा छोटा किया जा सकता है। एंड इज कवर्ड बाय ए सेट ऑफ नेक प्लेट्स कॉल्ड प्लेसिड व्हेन रिट्रैक्टेड। जब ये अपने हेड को अंदर खींच लेता है तो ऊपर से हेड प्लेट या नेक प्लेट उसको ढक देता है, जिसको प्लेसिड्स कहते हैं। फिर जब हेड बाहर निकालेगा तो ये प्लेट्स दाएं बाएं खिसक जाएंगे। काइनोरिंग्स ईट आइदर डायटम्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स फाउंड इन मड। अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग फीडिंग हैबिट होता है। कोई ऑर्गेनिक मड से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, कोई प्लैंक्टॉन्स को खाता है। प्लैंक्टॉन्स में डायटम इनका प्रमुख भोजन है और समुद्र में खासकर डायटम की संख्या भी सबसे अधिक पाई जाती है। उसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है। द माउथ इज लोकेटेड इन ए कोनिकल स्ट्रक्चर एट द अपेक्स ऑफ हेड। जो एंटेरियर मोस्ट पार्ट है उस पर एक उभार सा बना रहता है, वहीं पर माउथ का ओपनिंग है। फेरिंग्स एंड इसोफेगस बोथ आर लाइंड बाय क्यूटिकल। आगे फोरगट का हिस्सा फेरिंग्स हो, इसोफेगस हो, उसमें क्यूटिकल का लेयर है। इसी तरह हाइंड गट का हिस्सा भी क्यूटिकल से ढका हुआ है। 2 pairs of salivary gland and one or more pair of pancreatic glands connect the esophagus and secrete digestive enzyme। इसोफेगस के बगल से दीवार में लगा हुआ कुछ सलाइवरी ग्लैंड और कई जोड़े एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, जिन्हें पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहा गया। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को इसोफेगस में रिलीज करते हैं। द मिड गट कंबाइंस द फंक्शन ऑफ ए स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अलग अलग स्टोमक और अलग इंटेस्टाइन बना हुआ नहीं है, एक ही कॉमन नली है मिड गट में, उसको स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों मान के चलिए। अगले भाग को स्टोमक मान लीजिए, पिछले भाग को इंटेस्टाइन मान लीजिए। इस हिस्से में क्यूटिकल का लेयर नहीं है, इसलिए फूड का एब्जॉर्प्शन स्टोमक इंटेस्टाइन में होता है। द शॉर्ट हाइंड गट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। और फिर हाइंड गट में क्यूटिकल का लेयर है, यानी वहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यह हाइंड गट पिछले छोर पर ट्रंक के अंत में एनस के रूप में खुलता है। देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्दो द बॉडी कैविटी और सीडोसिलोम इज वेल डेवलप्ड एंड कंटेन अमीबोसाइट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन बॉडी कैविटी में जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर WBC जैसा या अमीबा जैसे सेल्स, अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। अब रीनेट सेल की जगह इनमें एक जोड़ा प्रोटोनेफ्रिडिया बन गया है, जो अलग अलग 2 पोर्स के द्वारा अंतिम हिस्से में खुलता है, पिछले हिस्से में खुलता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ 1 गैंग्लियन इन ईच सेगमेंट। इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और थोड़ी दूरी के बाद
उस पर गैंग्लियन बना हुआ है और सबसे आगे एन एंटेरियर नर्व रिंग, फेरिंग्स को घेरते हुए नर्व रिंग पाया जाता है। अब स्मॉलर गैंग्लिया आर ऑल्सो लोकेटेड इन द लैटरल एंड डॉर्सल पोर्शन ऑफ ईच सेगमेंट। हर हिस्से में डॉर्सल और लैटरल साइड में छोटे छोटे गैंग्लिया मिलते हैं, बट डू नॉट फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड का निर्माण नहीं करते हैं, तो अपने ही जगह पर अगल बगल के हिस्से को कंट्रोल करने के लिए इनसे छोटे छोटे नर्व फाइबर्स निकलते हैं। द टू सेक्सेज लुक अलाइक, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जा रहा है। ए पेयर ऑफ गोनेड्स आर लोकेटेड इन द मिड रीजन ऑफ ट्रंक एंड ओपन टू पोर्स इन द फाइनल सेगमेंट। इसमें एक जोड़ा गोनेड है, आमतौर से ओवरी। इन मोस्ट स्पेसीज द स्पर्म डक्ट इंक्लूड्स 2 or 3 स्पाइनी स्ट्रक्चर्स दैट प्रिज्यूमेबली हेल्प इन कॉपुलेशन। जो स्पर्म डक्ट है उसका अंतिम हिस्सा में 2-3 नुकीले स्ट्रक्चर, स्पाइनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पेनियल सीटा है और इनकी मदद से मेल फीमेल के बीच कॉपुलेशन संभव है। इंडिविजुअल स्पर्मेटोजोआ कैन रीच ए क्वार्टर ऑफ लेंथ। अब बॉडी जितना लंबा है उसका 1/4 आकार का अकेला स्पर्म का आकार हो सकता है, यानी इसके स्पर्म काफी बड़े हैं। द लार्वा आर फ्री लिविंग बट लिटिल एल्स इज नोन of their reproductive process. After having laid an egg, the female packs it into a protective envelope of mud and organic material. अंडा उत्पन्न करने के बाद फीमेल उन अंडों को कीचड़ और ऑर्गेनिक पदार्थ को मिलाकर एक खोल बना करके उसके अंदर पैक कर देती है। अब उस पैकेट के अंदर किस तरह से एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। एकाइनोडियर्स एक कॉमन एग्जाम्पल है। एकाइनोडियर्स, ये देखिए इसका फोटोग्राफ है। इसमें आपको सेगमेंटेशन जैसा कुछ बना हुआ ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है और आगे जो हेड रीजन प्रोट्रूड किया गया है, बाहर निकाला गया है, इतना कम डेंस है कि फोटोग्राफी में ये एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ रहा है। यह है एकाइनोडियर्स। अब निमेटोमॉर्फा देखने में निमाटोडा से मिलता जुलता। दीज आर कॉमनली नोन एज हॉर्स हेयर वर्म और द Gorgian worms. These are superficially similar to nematoda in morphology. Hence the name nematomorpha is given. देखने में धोखा होगा निमाटोडा से, लेकिन ये निमाटोडा नहीं है। Most species range in size from 50 to 100 millimeter. 50 से 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर तक लंबा, लगभग 4 इंच तक लंबा। रीचिंग 2 मीटर्स इन एक्सट्रीम केसेज। कोई स्पेसीज के विषय में कह रहे हैं लोग कि यह 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और डायमीटर 1 से 3 मिलीमीटर। तो काफ़ी लंबा जो होगा उसका फोटोग्राफ बहुत आसान हो जाएगा। हॉर्स हेयर वर्म्स कैन बी फाउंड इन डैम्प एरिया सच एज वाटरिंग ट्रफ्स, स्विमिंग पूल, स्ट्रीम्स, पुडल्स एंड सिस्टर्न्स। जहां तहां पानी जमा रहता है कहीं भी ये हो सकते हैं, किसी भी डैम्प एरिया में ये हो सकते हैं। द एडल्ट वर्म्स आर फ्री लिविंग बट द लार्वी आर पैरासाइट ऑन आर्थ्रोपोडा। इनके लार्वा पैरासाइटिक हैं जबकि एडल्ट फ्रीली रहते हैं। निमेटोमॉर्फ possess an external cuticle without cilia. इनमें
बॉडी सरफेस पर क्यूटिकल है, सिलिया नहीं पाया जाता है। इंटरनली दे हैव ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड ए नॉन फंक्शनल गट। इसमें एलिमेंट्री कैनाल है लेकिन फंक्शनल नहीं है। विथ नो एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको न तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, न रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी अपने आप में यह डिजेनरेट टाइप का एनिमल है। सभी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एस्केलमेंथिस के हर मेंबर में है, लेकिन इन निमेटोमॉर्फ्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, और जो एलिमेंट्री कैनाल बना है वह भी नॉन फंक्शनल है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द इनमाइल एंड ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड रनिंग अलोंग द बॉडी। आगे फेरिंग्स के नर्व रिंग बना हुआ है और उससे नर्व फाइबर निकल कर वेंट्रल में बॉडी के फुल लेंथ में फैला हुआ, पूरी लंबाई में फैला हुआ है। रिप्रोडक्टिवली they have two distinct sexes with the internal fertilization of eggs that are then laid in gelatinous strings. मेल फीमेल एकदम अलग अलग है। फीमेल के यूटेरस या ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जब अंडे दिए जाते हैं तो जिलेटिन के बने हुए लसलसे सिक्रीशन में अंडों को लगभग एक कतार में अरेंज करके रिलीज किया जाता है, यानी अंडों के लंबे लंबे रोज मिलते हैं, कतार मिलती है। एडल्ट्स हैव सिलिंड्रिकल गोनेड्स ओपनिंग इनटू क्लोएका। ये गोनेड का ओपनिंग क्लोएका के रूप में यानी एनस के साथ मिलकर है। दो सिस्टम जब आपस में मिल जाएं, एनस के साथ एक्सक्रीटरी और जेनाइटल या कम से कम दो, तो उसमें हम एनस नहीं बोल के क्लोएका बोलते हैं। द लार्वा हैव रिंग्स ऑफ क्यूटिकुलर हुक्स एंड टर्मिनल स्टाइलेट्स दैट आर बिलीव टू बी यूज टू एंटर द होस्ट। स्टाइलेट ये भी कांटा जैसा नुकीली रचना है जो एक छोर पर पाया जाता है और इसके एपिडर्म पर हुक्स के कतार बने हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यह लार्वा अपने हुक्स और स्टाइलेट्स की मदद से होस्ट के सॉफ्ट टिश्यू को चीरकर उसके अंदर घुस जाता है और एंडोपैरासाइट का लाइफ लीड करता है। वंस इनसाइड द होस्ट, द लार्वा लिव इनसाइड हीमोसील एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन। ये अपने होस्ट के हीमोसील में, यानी आर्थ्रोपोडा होस्ट है इसलिए उसमें हीमोसील की बात की गई, उसमें जाकर रहने लगता है और फूड को ये एब्जॉर्ब करके, स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। डेवलपमेंट इनटू एडल्ट फ्रॉम टेक्स वीक्स और मंथ एंड द लार्वा मोल्ड सेवरल टाइम्स एज इट ग्रोज इन साइज। लार्वा से एडल्ट बनने में कई सप्ताह या कई महीने लग सकते हैं और यह कई बार मोल्टिंग करके तब विकसित होता है। स्पाइनोकॉर्डोर्स टेलिनी, इसकी चर्चा अनेकों जगह पर हुई है। सबसे अधिक इसी निमेटोमॉर्फा का स्टडी किया गया है। यह देखिए एक आर्थ्रोपोडा है, इसके लेग्स की सतह पर आप चिपका हुआ एक वर्म देख रहे हैं। इसी वर्म की बात मैंने बताई, यही एग्जाम्पल है स्पाइनोकॉर्डिड टेलिनी। इसका लार्वा इसके बॉडी कैविटी में घुसकर रहेगा, जबकि एडल्ट इसके बॉडी के सरफेस पर यूं ही उलझा हुआ है। अब सबसे बड़ा क्लास है निमाटोडा। इस निमाटोडा में 25,000 स्पेसीज का लिस्टिंग किया गया है। हॉडा एम 2011 रेफरेंस है। जू टैक्सा में जो एक जर्नल है उसमें इस बात का रिपोर्ट किया गया कि निमाटोडा के 25,000 के लगभग स्पेसीज हैं। हम लोग
सिर्फ 4-5-6 से परिचित हैं। Nematodes are very small, slender worms, typically about 5 to 100 micrometer thick and 0.1 to 2.5 millimeter long. अधिकांश निमाटोडा 2-3 मिलीमीटर ही लंबा है, लेकिन आप जो कॉमन राउंड वर्म पढ़ते हैं वो तो 35-40 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। पिन वर्म और हुक वर्म वह 2-2.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। द स्मॉलेस्ट निमाटोड्स आर माइक्रोस्कोपिक, while free living species can reach as much as 5 centimeter, and some parasitic species are larger, still reaching over 1 meter. 1 मीटर तक की लंबाई के राउंड वर्म्स देखे गए हैं। The body is often ornamental with ridges, rings, bristles or other distinctive characters. अलग अलग स्पेसीज में मॉर्फोलॉजी देखिएगा बाहर से तो अलग अलग तरह की रचनाएं हैं। रिजेज उभार बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं, महीन महीन ब्रिसल्स यानी कांटे बने हुए हैं, तो कई तरह की रचनाएं मिलती हैं। Unlike flatworms, they have tubular digestive system with opening at both ends. The mouth has either 3 or 6 lips. इसके माउथ में 3 या 6 लिप्स हैं, which often wear a series of teeth. लिप के ऊपर टीथ भी पाए जाते हैं, यानी यदि चाहे तो यह होस्ट के टिश्यू को काट कर कतर कर खा सकता है। The adhesive caudal gland is often found at the tip of tail. टेल रीजन में अंतिम छोर पर चिपकने वाला काउडल ग्लैंड भी हो सकता है। The epidermis is either a syncytium or a single layer of cell and is covered by a thick cuticle. 4 peripheral nerves run along the length of body on the dorsal, ventral and lateral surface. 4 नर्व हैं लंबे लंबी, एक डॉर्सल में, एक वेंट्रल में और 2 दाएं बाएं लैटरल। विद इन ए कॉर्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो नर्व कॉर्ड हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू ढके रहता है, घेरे रहता है। The bodies of nematodes are covered in numerous sensory bristles and papilla that together provide a sense of touch. इनके बॉडी सरफेस पर ब्रिसल्स और पेपिला भी पाए जाते हैं। माउथ में पिच लिप्स के अगल बगल में एम्फिड नामक रचना पाई जाती है, जबकि एनस के बगल में फास्मिड जैसी रचना पाई जाती है। ये कीमोसेंसरी हैं। ए फ्यू एक्वेटिक nematodes possess what appears to be pigmented eye spot. फ्री लिविंग कुछ निमाटोडा है जिसके एंटीरियर पार्ट पर पिगमेंट्स का समूह दिखता है, ऐसा लगता है कि आई स्पॉट बन गया है। बट वेदर और नॉट दीज आर एक्चुअली सेंसरी इन नेचर इज अनक्लियर। अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इनमें सेंसरी फंक्शन है कि नहीं, ये रियली आई स्पॉट की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं। मोस्ट निमाटोड्स स्पेसीज आर डायसियस। यूनिसेक्सुअलिटी एस्केलमेंथिस का कॉमन कैरेक्टर है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है सिनोरेब्डाइटिस इलिगेंस। यह सिनोरेब्डाइटिस इलिगेंस हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल है। अलग से मेल बहुत कम मिलता है। मेल्स हैव ए स्पेशलाइज्ड टेल फॉर मैटिंग दैट इंक्लूड स्पाइक्यूल्स। मेल में टेल एंड अक्सर कर्व होता है, उसमें एक जोड़े स्पाइक्यूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से कॉपुलेशन संभव होता है। फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल इन यूटेरस और ओविडक्ट, और फर्टिलाइजेशन के बाद अधिकांश एनिमल्स एग लेइंग करते हैं, ओवीपैरस होते हैं।
लेकिन बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई यानी फाइलेरिया वर्म ओवोविविपेरस है, यानी लार्वा को जन्म देता है। तो इनके लार्वा को रेप्टाइटिफॉर्म, माइक्रोफैलेरियाई इत्यादि नाम से जाना जाता है। सम कॉमन निमाटोड्स आर, कॉमन राउंड वर्म को कहते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, पिन वर्म को कहते हैं एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, हुक वर्म इसको कहते हैं एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल। ये पिन वर्म और हुक वर्म बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और इन तीनों वर्म का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फाइलेरिया वर्म का नाम है बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। इसके अलावे आँख में भी वर्म होता है जिसका नाम है लोआ लोआ, और एक हिस्टोरिकल वर्म है फायरी सरपेंट कहलाता है। इसे गिनिया वर्म भी कहते हैं, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो कुछ का फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। यह कॉमन राउंड वर्म है, इसे आपने ज़रूर देखा होगा। अक्सर बच्चों में यह होता है और कई बार तो 10-20 की संख्या में भी ये लैट्रिन के साथ डिस्चार्ज करता है। अत्यंत हानिकारक है। ये देखिए पतला सा वर्म है एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल। इसको हुक वर्म कहते हैं, हालांकि इसमें हुक जैसी कोई रचना नहीं है। इसी से मिलता जुलता होता है एंटेरोबियस पिन वर्म। यह पीछे खिसकते खिसकते एनस के पास से निकल रहा है। यह एनस के सरफेस पर निकलता हुआ वर्म दिखलाया गया है। रेयर फोटोग्राफ है ये। अब देखिए आई वर्म। ये आँख में कंजंक्टाइवा के अंदर घुस करके कई सारा वर्म आ गया है। अगर यह सामने प्यूपिल के सामने आ जाएगा तो फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे माइक्रो सर्जरी के थ्रू खींच करके बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह आपने एस्केलमेंथिस का पूरा परिचय पाया। अब हम लोग अगले सेशन में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।